हेलो, नमस्कार एंड गुड इवनिंग एवरीवन। हम एक सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसको मैं बोलूंगा क्विक कॉन्सेप्ट रिवीजन। एक मेरी सीरीज है क्विक चैप्टर रिवीजन, जिसमें सैलरी का चैप्टर, हाउस प्रॉपर्टी का चैप्टर, बिजनेस, कैपिटल गेन्स, छोटे छोटे शॉर्ट 20-25 मिनट वीडियोस में मैंने रिकॉर्ड करा, कुछ अभी करूंगा। ये QCR क्विक कॉन्सेप्ट रिवीजन है नाउ, and this is for students who are appearing for the CA exams in May 23 or November 23, दोनों में चलेगा, because the law will be the same. हम यहाँ करेंगे क्या? What I've seen is that there are certain in-depth concepts, जो डिटेलिंग कॉन्सेप्ट्स हैं, जिनके ऊपर ICAI बहुत इंट्रिकेट क्वेश्चंस पूछ रहा है, या वो RTP में आए, या वो पेपर में आए, या वो MTP में आए. So I'm going to pick up some of those questions from each of the chapters, and what we're going to do is उसके इन डेप्थ जाके, ज्यादा नहीं, टाइम कम लगाएंगे, पर कॉन्सेप्ट पे ध्यान देंगे. रिविजन सीरीज मेरी ऑलरेडी आ रही है, विच इज द डिटेल्ड रिविजन सीरीज, विच यू कैन डू ऑन द स्पेशल क्लास, और यहाँ यूट्यूब पे इसी चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ रिविजन का. वहां पर पूरा चैप्टर शुरू से लेके एंड तक रिवाइज हो रहा है, पूरे क्वेश्चंस हो रहे हैं, क्विजेस हो रही हैं, सारा कुछ हो रहा है. तो अगर आपने पूरा चैप्टर वर्ड बाय वर्ड रिवाइज करना है या पूरा डिटेलिंग करना है, तो आप वो रिवीजन सीरीज कर सकते हो. दैट इज ऑनगोइंग. इट स्टार्टेड ऑन द 24th ऑफ जनवरी और वो चलेगा बाय 10th ऑफ मार्च, जहां पर हम 100% पूरा रिवाइज करेंगे डिटेल में, और क्वेश्चंस भी करेंगे, और वो पूरा वहां पर स्टार्ट है. उसका प्लेलिस्ट आपको दिख जाए. सो इन दिस सीरीज हम कॉन्सेप्ट उठा रहे हैं. आज मैं क्या कॉन्सेप्ट उठाने वाला हूं? I'm going to pick up the concept of residential status under 61C and deemed resident under 61A. Now, what we're going to do is, I'm sure आप सबने इसके बारे में करा हुआ है, पर मैं एक RTP का क्वेश्चन उठाने वाला हूं, जिससे सिमिलर क्वेश्चन नवंबर 22 में आया. अब मुझे ये क्वेश्चन क्यों इंटरेस्टिंग लगा? ये क्वेश्चन पहली बार एक पर्टिकुलर पॉइंट पे टच करता है. इनकम अदर देन फॉरेन सोर्सेज, जब हम बात करते हैं 15 लाख से ऊपर है या नहीं है, वो इनकम अदर देन फॉरेन सोर्सेज कैसे निकालनी है, उस पॉइंट पे ये RTP का क्वेश्चन टच करता है. तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को एंड में सॉल्व करेंगे, बट उससे पहले हम उसका कॉन्सेप्ट करके आएंगे. तो चलिए, लेट अस स्टार्ट विद आवर क्विक कॉन्सेप्ट रिवीजन. एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स आफ्टर द वीडियो, प्लीज कमेंट्स में डालिए, आई विल बी आंसरिंग इट. ये लाइव नहीं है, रिकॉर्डेड है. Therefore, आपका जो भी डाउट आएगा, आप प्लीज कमेंट्स में डालो. आई प्रॉमिस आई विल बी लुकिंग एट द कमेंट्स एंड आई विल बी आंसरिंग देम. एंड अगर वैसे भी आपको कोई डाउट होगा, तो प्लीज मेरे को आप पर्सनली, यू कैन कॉन्टैक्ट मी, फॉलो मी ऑन अनअकैडमी. एंड इफ यू लाइक व्हाट आई हैव डन, एंड इफ देयर आर सर्टेन कॉन्सेप्ट्स यू थिंक शुड बी कवर्ड इन दिस सीरीज, क्योंकि ये सीरीज मार्च तक चलेगी. मैं हर चैप्टर के टेक्निकल, TDS के चैप्टर में कौन सा आपको टॉपिक लगता है, कौन सा क्वेश्चन लगता है, TCS में आपको लगता है, वो कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर लिखो. मैं वो सारे कॉन्सेप्ट्स, आई प्रॉमिस यू, डिटेल में डिस्कस करता जाऊंगा. तो आज मैंने उठाया 61A, क्योंकि कई बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं. तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा, स्कोप ऑफ असेसेबल इनकम. हमारा सबसे बेसिक प्रेमाइस क्या है? हम हर पर्सन को डिवाइड करते हैं बिटवीन रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट. एंड रेजिडेंट के बाद OR और NOR का कॉन्सेप्ट इंडिविजुअल के लिए और HUF के लिए भी है, और नॉन रेजिडेंट इज फॉर एवरीवन इंक्लूडिंग इंडिविजुअल और HUF. ये OR के हाथ में सारी इंडियन इनकम और सारी फॉरेन इनकम इंडिया में टैक्सेबल होती है. NOR के हाथ में सारी इंडियन होती है, सिर्फ एक प्रकार की फॉरेन इनकम होती है. नाउ दिस इज इनकम ऑफ अ फॉरेन ब्रांच विच इज कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया. नाउ जस्ट टू क्लैरिफाई बच्चों, अगर मेरा हेड ऑफिस इंडिया में है और ब्रांच ऑफिस बाहर है, नाउ ब्रांच ऑफिस की इनकम एक्रू बाहर हो रही है, रिसीव बाहर हो रही है. क्योंकि हेड ऑफिस इंडिया में ये डीम्ड एक्रूअल नहीं हो रही है, ये फॉरेन रिसीट है. पहले तो ये बात बड़ी क्लियर होनी चाहिए दिमाग में. हेड ऑफिस की इनकम तो इंडिया में एक्रू हो रही है, क्योंकि हेड ऑफिस इंडिया में, रिसीव इंडिया में हो रही है, तो ये इंडियन रिसीट है. नाउ इंडियन रिसीट तो सबके हाथ में टैक्सेबल है, लेकिन NOR के हाथ में एक प्रकार की फॉरेन ब्रांच की इनकम, ये वाली, दिस इज दैट फॉरेन इनकम जो इंडिया में उसके हाथ में असेसेबल होगी. ये इंडियन रिसीट नहीं हो जाती है ये फॉरेन रिसीट, बस इंडिया में NOR के हाथ में असेसेबल है. NR के हाथ में सिर्फ इंडियन असेसेबल है, फॉरेन नहीं है. अगर हम बात करें इंडियन रिसीट क्या होती है, तो अगर आपने इंडिया से कमाई नहीं पर मिली इंडिया में, रिसीव्ड इन इंडिया, या आपने इंडिया में कमाई रिसीव जहां मर्जी हो, या सेक्शन 9 के डीम्ड एक्रूअल के रूल्स में आ गया, तो इसको बोलते हैं इंडियन रिसीट.
अगर इन तीनों में से कुछ भी इंडिया में नहीं हुआ, देन वी कॉल इट अ फॉरेन रिसीट. नाउ योर सर्टेन नॉलेज ऑफ दिस इज नीडेड, क्योंकि आज मैं जो यहां रिवाइज कर रहा हूं, वी आर गोइंग टू बी रिवाइजिंग द रूल्स फॉर रेजिडेंशियल स्टेटस. नाउ मैं आपके दिमाग में एक सेक्शन का, बेयर एक्ट का एक बेस बनाऊंगा. आपने पहले करा हुआ मेरे साथ, तो ये बेस ऑलरेडी होगा. नहीं भी करा तो बस 5 मिनट लगाते हैं, कुछ ज्यादा टेक्निकल बातें नहीं है. सेक्शन 6 है और ये बेयर एक्ट है. दिस इज द वर्डिंग ऑफ लेजिस्लेचर. आई ऑलवेज फील दैट इफ यू हैव द सीक्वेंस इंडेक्स, सेक्शन का इंडेक्स आपके दिमाग में हो, तो आपको लॉ बेहतर समझ में आता है. चाहे बाद में हम समरी चार्ट बनाएंगे और उससे सिंप्लीफाई कर लेंगे 2 मिनट में समझने के लिए. कहते हैं ना, समरी से सीखोगे तो नॉलेज पूरी नहीं होगी, डिटेल से सीखोगे फिर समरी करोगे तो नॉलेज पूरी होगी. उसी पे ध्यान देते. तो ही सेज सेक्शन 6(1)(a) क्या था? If a person, individual is said to be a resident in any previous year if he is in India in that year for a period or periods amounting in all to 182 days or more. तो ये आप सबको पता है, 182 डेज या उससे ज्यादा इंडिया में रहता है तो वो रेजिडेंट होता है. और यानी या within the 4 years preceding that year been in India for a period of periods amounting in all to 365 days or more is in India for a period of periods amounting in all to 60 days or more in that year. ये हमारे पास आ गया 61C क्लॉज और यहां लिखा है इन द करंट प्रीवियस ईयर 60 दिन प्लस उनमें से पिछले 4 सालों में मिला के 365 दिन. ना देयर इज अ या, मतलब ये क्लियर हो गया, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये हो गया, या ये दोनों हो गए, तो ये क्या हो जाता है? ही बिकम्स अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया. रेजिडेंट ऑफ इंडिया. अगर इन दोनों में से कंडीशन पूरी नहीं हुई तो वो बनता है नॉन रेजिडेंट. और जब वो रेजिडेंट होता है तो हमें जाके चेक करना है कि वो ओआर है या एनओआर है. और ओआर और एनओआर के पास के लिए हमारे पास एडिशनल कंडीशंस हैं विच आर गिवन इन सेक्शन 6(6), जिसमें आपको पता है he must be in India for 730 days or more in the preceding 7 years and पिछले 10 में से 2 सालों में रेजिडेंट होना चाहिए. ये दोनों कंडीशन पूरी होगी तो वो ओआर होगा. दोनों में से एक भी नहीं हुई या दोनों नहीं हुई तो वो एनओआर होगा. और उससे फर्क क्या पड़ेगा हम देख के आ चुके हैं कितनी इनकम इंडिया में असेसेबल है. अब मैं पढ़ूंगा एक्सेप्शंस टू द बेसिक कंडीशंस. तो ये हमारी बेसिक कंडीशन. इसके अंदर थर्ड एक्सेप्शन आती है यानी क्लॉज है. इसे बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया और अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, यानी अगर आप इंडिया के सिटीजन हैं या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है. सी आई एम गोइंग टू मेक दिस डायग्राम्स बाय रीडिंग द बेयर एक्ट. ठीक है. हु नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड व्हिच मोस्ट ऑफ अस इग्नोर इज ही सेज बीइंग आउटसाइड इंडिया. क्या बोल रहा बेटा? ही सेज बीइंग आउटसाइड इंडिया. नो यू कांट इग्नोर दिस वर्ड. Comes to India on a visit during the previous year. In India, on a visit in any previous year, the provisions of 61C shall apply in relation to that year as if for the word 60 days, 182 days has been substituted. देखो लॉजिक बड़ा सिंपल है. कहता है एक इंडियन सिटीजन है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है जो बीइंग आउटसाइड इंडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बीइंग आउटसाइड इंडिया, comes to India during the previous year. Comes to India during the previous year मतलब इस साल इंडिया आया. उसके लिए 61C में हम 60 की जगह क्या कर रहे हैं? 182 कर रहे हैं प्लस 365. बट प्लीज रिमेंबर 61A वहीं पर ही है 182 डेज वाला. अब अगर 61C में 182 प्लस 365 कर दिया और 61A 182 है तो आप मुझे खुद बताओगे ऐसे बंदे के लिए ये क्लॉज इरेलेवेंट हो जाती है. तो हमने कहा था कि इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो बाहर रहता है और इंडिया आता है ड्यूरिंग द ईयर, उसके लिए हम सिर्फ एक कंडीशन देखेंगे 182 की, क्योंकि ये वाली क्लॉज में लिखा है. एंड इन केस ऑफ सच पर्सन हैविंग टोटल इनकम, अब देखो यहां वर्ड क्या लिखा बेटा? टोटल इनकम other than the income from foreign sources exceeding 15 lakh rupees during the previous year, for the words 60 days, the words 120 days shall be substituted. अब यहां पर as you can see क्या होगा?
मैं इसको अब मिटाऊंगा, क्योंकि अब उसने एक कंडीशन और डाल दी। क्या कंडीशन डाली? कंडीशन ये है कि अब हमें सबसे पहले चेक करना पड़ेगा इसकी इनकम अदर देन फॉरेन सोर्सेस कितनी है। अगर वो 15 लाख से ज्यादा है या वो 15 लाख से कम है। अब पहले ये समझो 61A तो दोनों केस में 182 ही रहेगा। 61C में 61C में चेंज हो रहा है, जो भी हो रहा है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। अगर ये बात दिमाग में बैठ गई तो लॉ बहुत सिंप्लीफाई हो जाता है। तो यहां 60 प्लस 365 है, यहां पर भी 60 प्लस 365 है। यहां कहता है 120 कर दो, यहां कहता है 182 कर दो। सो अगर मेरी इनकम अदर देन फॉरेन सोर्सेज 15 लाख से कम है तो बेटा ये तो रेलेवेंट ही नहीं रहा। तो इस बंदे के लिए मेरे लिए सिर्फ एक ही कंडीशन, अगर टोटल इनकम 15 लाख से ज्यादा है, इनकम अदर देन फॉरेन सोर्सेज, तो ये एडिशनल कंडीशन भी आ गई। ओके, अब एक काम करते हैं, इसी चीज को हम चार्ट फॉर्म में क्या बोला, फॉर एन इंडियन सिटीजन और अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। अच्छा, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कौन है? जो या तो खुद या उसका कोई भी पेरेंट या कोई भी ग्रैंड पेरेंट वॉज बॉर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया। यानी आप या आपका कोई भी पेरेंट या आपका कोई भी ग्रैंड पेरेंट वॉज बॉर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया, यानी 15 अगस्त 1947 से पहले आज के इंडिया में, पाकिस्तान में या बांग्लादेश में पैदाइश है, तो वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन होगा। डिफरेंशिएट बिटवीन द वर्ड पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन एंड सिटीजन ऑफ इंडिया। सिटीजन ऑफ इंडिया बनता है फ्रॉम द पासपोर्ट। अगर आपके पास पासपोर्ट इंडियन है तो आप सिटीजन ऑफ इंडिया है, लेकिन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन से पासपोर्ट का कोई लेना देना नहीं है, वो ये डेफिनेशन है। यानी कुछ पाकिस्तानी जो है या कुछ आज के बांग्लादेशी हैं, इवन सम ब्रिटिशर्स जिनके ग्रैंड पेरेंट्स वर बॉर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया विल स्टिल बी पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन। सो कोई भी इंडिया आता है उनके लिए ये लॉ लग रहा है जो अभी हम पढ़ के आ रहे हैं। सो इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कमिंग टू इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, एक वर्ड है रिजाइडिंग आउटसाइड इंडिया, इस पे आता हूं मैं 2 मिनट। फॉर एनी पर्पस, सबसे पहले अब हम चेक करेंगे उनकी इनकम अदर देन फॉरेन सोर्सेज क्या है। अगर 15 लाख से ज्यादा है तो मैं देखूंगा 182 डेज, नहीं हुआ तो मैं 120 प्लस 365 दूंगा। अगर ये हो गया तो वो रेजिडेंट हो जाएगा। एंड बिकॉज ऑफ सेक्शन 66, ऐसा बंदा, ये जो ये कमिंग टू इंडिया है, ये 120 डेज वाला है, शैल ऑलवेज बी अ नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। यानी इसके लिए मुझे एडिशनल कंडीशन देखने की जरूरत नहीं है, मुझे एडिशनल कंडीशन देखने की जरूरत नहीं है। और मुझे क्या देखना पड़ेगा कि ये ऑलवेज आर प्लस एनओआर होगा। पर अगर आप 182 डेज का कंडीशन पूरा कर देते हो तो आगे जाके हम चेक करेंगे ओआर और एनओआर, जैसे हम नॉर्मली करते हैं 730 डेज एंड 2 on 10। अगर इनकम अदर देन फॉरेन सोर्सेज 15 लाख से कम है बेटा, तो आप चेक ही सिर्फ क्या करोगे 182 वाली, नहीं हुई तो वो नॉन रेजिडेंट है, हो गई तो आप वही एडिशनल कंडीशंस चेक करोगे। तो ये चार्ट अगर दिमाग में क्लियर हुआ, मैंने बताया आया कैसे। अब इसमें एक ही वर्ड देखना है, रिजाइडिंग आउटसाइड इंडिया। नो, रिजाइडिंग आउटसाइड इंडिया का क्या मतलब होता है? एट सीए फाइनल लेवल जब हम रिजाइडिंग आउटसाइड इंडिया की बात करेंगे, इसके लिए पूरे रूल्स हैं हाउ टू डिटरमिन। अब एक बंदा इंडिया में भी घर है, सिंगापुर में भी घर है, ये कहां रिजाइड करता है ना? क्योंकि रिजाइडिंग आउटसाइड इंडिया वाले को लग रहा है, रिजाइडिंग इन इंडिया वाले को ये क्लॉज नहीं लग रहा। अब मेरा घर चंडीगढ़ में है, मैं यहीं रहता हूं, मेरे बीवी बच्चे यहीं, मेरे स्कूल बच्चे यहीं जाते हैं, और मैं सिंगापुर घर रखे हुआ हूं, वहां कभी जाता हूं आता हूं, मेरे को ये क्लॉज नहीं लगेगा क्योंकि मैं रिजाइडिंग आउटसाइड इंडिया नहीं हूं। सो द वर्ड रिजाइडिंग आउटसाइड इंडिया शुड बी अंडरस्टूड वेरी क्लियरली। ये क्लॉज उन लोगों को नहीं लग रहा जो इंडिया से बाहर घूमने जाते हैं फिर वापस आ जाते हैं, उनके लिए नहीं है। आपका रिजाइडिंग आउटसाइड, बीइंग आउटसाइड इंडिया, तो एट सीए फाइनल लेवल देखा जाता है कि अगर उसका घर इंडिया के बाहर है तो वो रिजाइडिंग आउटसाइड इंडिया। अगर घर दोनों जगह है तो हम देखते हैं बच्चे कहां पढ़ रहे हैं। अगर बच्चे सिंगापुर में पढ़ रहे हैं, बीवी बच्चे वहां रहते हैं, लेकिन घर इंडिया में भी है, मैं यहां आता हूं, तो पता चलता है वो रिजाइडिंग सिंगापुर में। लेकिन अगर क्या होता है कि मम्मी पापा यहां रहते हैं, बीवी बच्चे वहां रहते हैं, और मेरा बिजनेस यहां भी है वहां भी है, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है डिसाइड करना वो रिजाइडिंग आउटसाइड इंडिया का। तो उसके पूरे रूल्स हैं कैसे चेक करना है। भाई आपका घर कहां पर है, आपके
रिहाइश कहाँ पर है, मतलब बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं, वहां से पता चलेगा। आपका बिजनेस ज्यादा कहाँ पर है, आपकी इकोनॉमिक डिपेंडेंस कौन सी कंट्री पे ज्यादा है, तो उस हिसाब से। पर आप लोग ये मान के चलोगे कि अगर इंटर लेवल पे आपको ये बता दिया कि ही वॉज रिजाइडिंग आउटसाइड इंडिया एंड कम्स टू इंडिया, तो हम मान लेंगे कि उसके रिजाइडिंग आउटसाइड इंडिया है, और ये इंडिया में रहने वाले जो बाहर जा रहे हैं उनको ये क्लॉज नहीं लगा। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात, इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज क्या लेना है। हमें लेना है इनकम, ध्यान से सुनना जरा, इनकम अदर देन फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज। अदर देन फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज अगर 15 है, और यहां वर्ड आ रहा है टोटल इनकम, ध्यान रखिएगा। नाउ टोटल इनकम इज सैलरी इनकम, हाउस प्रॉपर्टी इनकम, कैपिटल गेन्स इनकम, बिजनेस एंड प्रोफेशन इनकम, अदर सोर्सेज इनकम, सारी डिडक्शन चैप्टर्स की देने के बाद, क्लबिंग सेट ऑफ करने के बाद, जीटीआई में से 80C टू 80U देने के बाद जो आता है उसको लेना है टोटल इनकम अदर देन फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज। बट लो वेरी इंटरेस्टिंग वे टू ट्रबल अस, उन्होंने डिफाइन क्या करा है, द एक्सप्रेशन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज डिफाइन करा। अब इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज क्या है और अदर देन फॉरेन सोर्सेज क्या है, एक बार पता कर लेते हैं। विच एक्रूज और अराइजेज आउटसाइड इंडिया, एक्रूज और अराइजेज आउटसाइड इंडिया, ध्यान से सुनो। एक्सेप्ट इनकम डिराइव फ्रॉम अ बिजनेस कंट्रोल्ड इन और प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया, यानी अगर फॉरेन ब्रांच ऑफिस है जिसका कंट्रोल इंडिया में है, तो फॉरेन सोर्सेज में से इसको बाहर कर दिया गया, यानी ये आ जाएगा इनकम अदर देन फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज। So I will put in over here branch office controlled from India is a foreign receipt as per section 5, but is covered by the definition of income other than from foreign sources and which is not deemed to accrue or rise in India. So foreign sources में accrues outside India है और deemed accrual in India नहीं है। तो उसने क्या बोला, accrues or arises outside India and which is not deemed to accrue or rise in India is income from foreign sources. So other than foreign sources में क्या आ गई, एक तो आ गई इंडियन रिसीट, यानी या तो इंडिया में एक्रू होगी या इंडिया में रिसीव होगी या डीम्ड एक्रूअल होगी, तो वो इंडियन रिसीट है। इंडियन रिसीट है तो फॉरेन सोर्सेज में नहीं आ रही है, तो अदर देन फॉरेन सोर्सेज में आएगी। तो चलिए अब सिंप्लीफाई करते हैं। इनकम अदर देन फॉरेन सोर्सेज मींस टोटल इनकम जो इंडियन रिसीट है वो प्लस फॉरेन ब्रांच की, अगर ये 15 लाख से ऊपर हुआ तो हम वो रूल लगाएंगे 120 डेज वाला, अदरवाइज 182 ही लगेगा। तो इससे पहले कि हम क्वेश्चंस करें, एक काम करते हैं, एक कॉन्सेप्ट और जो हमारा है डीम्ड रेजिडेंट का, उसको भी करके आते हैं। नाउ डीम्ड रेजिडेंट क्या कहता है, देखो वो कहता है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन क्लॉज 1 एन इंडिविजुअल बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया, which basically means notwithstanding anything contained in clause 1। जब clause 1 बोल रहा बेटा तो 6(1) ए की भी बात हो रही है, 6(1) सी की भी बात हो रही है। दैट मीन 6(1) ए इन दोनों को ओवरराइड कर रहा है। पर अभी 2 मिनट पढ़ लें एक बार। कहता फॉर रिमूवल ऑफ डाउट इट इज हियरबाय डिक्लेयर्ड दैट दिस क्लॉज शैल नॉट अप्लाई इन केस ऑफ एन इंडिविजुअल who is said to be a resident in India in the previous year under section 6(1)। यानी अगर 6(1) में या 6(1) में रेजिडेंट हो गया तो फिर ये वाली क्लॉज नहीं लगेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों क्लॉजेस के हिसाब से अगर वो नॉन रेजिडेंट हो रहा है तो केवल तब चेक करेंगे। बात क्लियर है? So that means we need to check 6(1) only if he is a non-resident both as per ये वाला छोटा a and c। अच्छा क्या कहता है, एन इंडिविजुअल बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया, तो ये सेक्शन किसको लग रहा है, सिर्फ सिटीजन ऑफ इंडिया को। हैविंग टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज मोर देन 15 लाख ड्यूरिंग द ईयर। अच्छा ये किसको लग रहा है, इनकम अदर देन फॉरेन सोर्सेज, और मैं बात बारी बारी बोल रहा हूं, टोटल इनकम की बात हो रही है, इज मोर देन 15 लाख, शैल बी डीम्ड टू बी अ रेजिडेंट इन इंडिया, यानी अगर ऐसा बंदा है उसको हम इंडिया का डीम रेजिडेंट बना देंगे। बट इफ ही इज नॉट लायबल टू टैक्स, यानी
if he is not liable to tax in any other country or territory by reason of his domicile or residence or other criteria of similar nature। यहां पर दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हो रही हैं। ये 61A तब लगेगा जब वो नॉट लाइबल टू टैक्स है। अच्छा, आराम से सुनो, कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर हो जाए तो क्वेश्चंस मुश्किल भी आसान हो जाते हैं, है ना। यानी जब 61A और 61C के हिसाब से नॉन रेजिडेंट हो गया, जरूरी नहीं है कि 61A लगेगा ही लगेगा। उसके लगने के लिए ये कंडीशंस पूरी होनी है। एक तो इंडिया का सिटीजन है, एक टोटल इनकम अदर देन फॉरेन सोर्सेज 15 लाख से ज्यादा, एंड ही इज नॉट लायबल टू टैक्स इन एनी अदर कंट्री, तो उसको हम डीम्ड रेजिडेंट मानेंगे। And then he says, a citizen of India who is deemed to be a resident in India under clause 1A shall always be NOR। यानी ये हमेशा NOR ही होगा, R plus OR ये बंदा नहीं हो सकता। अब ये नॉट लायबल टू टैक्स क्या है, और कहता है बाय रीजन ऑफ हिज डोमिसाइल और रेजिडेंस और अदर सच क्राइटेरिया। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या इंटरेस्टिंगली करा, उन्होंने वर्ड लायबल टू टैक्स डिफाइन करा। आप समझो, अगर कोई लायबल टू टैक्स आउटसाइड इंडिया है, इफ यू आर liable to tax outside India, then आप 61A में नहीं आएंगे। तो उन्होंने लायबल टू टैक्स डिफाइन कर, उसको पढ़ लेते हैं। इन रिलेशन टू अ पर्सन एंड विद रेफरेंस टू अ कंट्री मींस देयर इज एन इनकम टैक्स लायबिलिटी ऑन सच पर्सन अंडर द लॉ ऑफ दैट कंट्री। यानी कोई भी इंडिया का सिटीजन जो इंडिया के बाहर रहता है किसी और कंट्री में, उस कंट्री में उसके ऊपर इनकम टैक्स लायबिलिटी है, इनकम टैक्स लायबिलिटी है, तो हम मान लेंगे कि ही इज लायबल टू टैक्स। और अगर वो लायबल टू टैक्स है बाहर, तो फिर उसको हम डीम्ड रेजिडेंट वाले क्लॉज में नहीं लाएंगे। बट उसने देखो क्या बोला, एंड shall include a person who has subsequently been exempted from such liability under the law of that country। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। मतलब आपका इनकम टैक्स लायबिलिटी है, बट अगर आप एग्जेम्प्ट भी हैं वहां पर, इवन इफ यू आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स इन दैट कंट्री, यू विल स्टिल बी ट्रीटेड एज लायबल टू टैक्स, यानी आपके ऊपर ये क्लॉज नहीं लगेगा। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बंदा दुबई में रहता है, मैं आपको बताऊं दुबई में कई इंडिया के सिटीजन है, और ये लॉ आने के बाद हम, मेरे ऐसे बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को कॉल्स आई अपने फ्रेंड से कि यार ये क्या हो गया, हम तो सारे रेजिडेंट प्लस एनओआर बन जाएंगे, आर प्लस एनओआर बन जाएंगे, गड़बड़ हो जाएगी। तो मैंने उनको बड़े आराम से समझाया, मैं ऐसा नहीं है, पहले सुन तो लो लॉ। कहता जी दुबई में मेरी इनकम इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। मैंने कहा कोई बात नहीं, एग्जेम्प्ट है, पर तू लायबल तो है। कहता कैसे लायबल हूं, मेरी तो इनकम एग्जेम्प्ट है। मैंने कहा लायबल टू टैक्स की डेफिनेशन में लिख दिया कि अगर जिस कंट्री में आप रह रहे हो वहां आपको इनकम टैक्स लग सकता है पर एग्जेम्प्ट है, तो भी आप लायबल हो। और एक बार आप लायबल टू टैक्स हो गए तो आपको इंडिया में टैक्स, मतलब इंडिया का आपका ये 61A नहीं लगेगा। अच्छा, अब इसको एक काम करते हैं, एक बार रिवाइज करते हैं और उसके बाद क्वेश्चन करके देखते हैं क्या कहते हैं। नाउ व्हाट आर वी गोइंग टू चेक। सबसे पहले ये जो हमने 61C और 61A की बात करी, इट्स फॉर पीपल हु आर इंडियन सिटीजंस रिजाइडिंग आउटसाइड इंडिया। तो रिजाइडिंग आउटसाइड इंडिया है, इंडिया का सिटीजन है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। अगर वो ड्यूरिंग द ईयर इंडिया में आता है तो सबसे पहले मैं चेक करूंगा उसकी इनकम अदर देन फॉरेन सोर्सेज, वो भी टोटल इनकम, और अभी क्वेश्चन करके देखेंगे। अगर ये इनकम 15 लाख से ज्यादा है तो इसके दो क्लॉज होंगे। 61A में तो 182 रहेगा, पर 61C इसका 120 हो जाएगा प्लस 365। लेकिन अगर वो इनकम 15 लाख से कम है तो बेटा 61A तो वही रहेगा, 61A विल रिमेन एट 182, और 61C में 60 की जगह क्या हो जाएगा 182, विच विल मेक दैट कंडीशन इररिलेवेंट। तो सिर्फ एक कंडीशन रह जाएगी 182। अगर ये वाला बंदा 182 डेज की कंडीशन पूरी नहीं करता तो वो सीधा नॉन रेजिडेंट होगा, और नॉन रेजिडेंट के हाथ में सिर्फ इंडियन रिसीट्स टैक्सेबल। अगर फुलफिल करता है तो अब मैं आगे जाके चेक करेंगे एडिशनल कंडीशंस ऑफ 730 डेज इन 7 years एंड 2 on 10। अगर दोनों पूरी हो गई तो ओआर हो जाएगा, दोनों में से एक नहीं हुई तो एनओआर हो जाएगा। ओआर हो गया तो सारी इंडियन, सारी फॉरेन
एनओआर हो गया सारी इंडियन बट वन फॉरेन, वो जो फॉरेन ब्रांच की इनकम। अगर 15 लाख से ज्यादा है, अब प्लीज ध्यान दो, अगर तो 182 से ही ज्यादा है तो बेटा वो सेम ओआर भी हो सकता है, एनओआर भी हो सकता है। अगेन एडिशनल कंडीशन चेक करेंगे। एनओआर हुआ तो इंडियन प्लस वन फॉरेन, और अगर वो 182 फुलफिल नहीं कर रहा तो हम 120 चेक करेंगे। 120 प्लस 365 हो गया तो वो आर प्लस एनओआर है, नहीं हुआ तो वो एनआर है। एनआर के हाथ में सिर्फ इंडियन है, आर प्लस एनओआर के हाथ में इंडियन प्लस वन फॉरेन है। अगर इन दोनों केसेस में वो नॉन रेजिडेंट हो जाता है, यानी किसी तरीके से नॉन रेजिडेंट हो रहा है, फिर हम जाके अब इंडियन सिटीजन के केस में चेक करेंगे 61A पर। 61A सिर्फ तब लगेगा इफ ही इज नॉट लायबल टू टैक्स इन एनी अदर कंट्री, इफ ही इज नॉट लायबल टू टैक्स। तो इसको मैं दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा हूं। वन इज चेकिंग द इनकम अदर देन फॉरेन सोर्सेज एंड देन चेकिंग द एक्सेसिबिलिटी ऑफ इनकम। तो अब करते हैं थोड़े बहुत क्वेश्चंस। आओ, लेट अस टेक द फर्स्ट वन। He says Mr. X is domiciled in Dubai। चलिए बना लेते हैं दुबई। तो X है दुबई में डोमिसाइल्ड। He has income in Dubai of 4 crore from investment in share. He has a business controlled from India, मतलब हेड ऑफिस इंडिया में आ गया, and earn 30 crore in India। चलिए, and 20 crore in Dubai। ओके, तो ये हो गया ब्रांच ऑफिस, इसका कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। He is exempt from paying tax in Dubai. But please tell me, is he liable to tax in Dubai? Yes. But he is exempt from paying tax in Dubai. पर चलो अभी इमीडिएटली रुक जाओ, यहां तक तो पहुंचे नहीं, पहले हम इसके लिए चेक करेंगे 61A कितना देखना है और 61C में क्या लॉ बोल रहा है। यहां तो मोर देन और इक्वल टू 182 डेज आएगा, यहां 60 प्लस 365 है, पर इसके लिए अब मुझे चेक करना है कि ये 60 की जगह 182 डालूं या 120 डालूं, डिपेंडिंग ऑन इनकम अदर देन फॉरेन सोर्सेस। अब मेरे को इनकम अदर देन फॉरेन सोर्सेस अगर निकालनी है तो मेरे को क्या निकालना है? एक तो इंडियन रिसीट लेना है, और ये भी फॉरेन रिसीट है, ये भी फॉरेन रिसीट है, पर ये वाली फॉरेन रिसीट इनकम अदर देन फॉरेन सोर्सेज में लेनी है, तो इसकी कितनी होगी? 30 प्लस 20 50 करोड़, यानी 15 लाख से तो कहीं ज्यादा बेटा। यानी अब यहां पर क्या रिप्लेस हो जाएगा? 120, ठीक होगी। अब चेक करते हैं, ही विजिट्स इंडिया फॉर 20 डेज, ना वो ये फुलफिल कर रहा है ना 20 पूरा हो रहा है, तो ये हो गया नॉन रेजिडेंट। पर रुक जाओ, अब क्योंकि 61 के हिसाब से नॉन रेजिडेंट हुआ, क्या चेक करेंगे? 61A। पर 61A में सिर्फ तब करते हैं व्हेन ही इज नॉट लायबल इन एनी अदर कंट्री। यहां पर वो दुबई में लायबल है, चाहे उसकी इनकम एग्जेम्प्ट है, लायबल है, इस वजह से ये लगेगा नहीं। तो ये पर्सन हो गया नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया, तो हमने कर लिया रेजिडेंशियल स्टेटस। अब नॉन रेजिडेंट के हाथ में कौन सी इनकम टैक्सेबल होती है इंडिया में? इंडियन रिसीट। अब बताओ इंडियन रिसीट कितनी है? 30 करोड़। तो इसके हाथ में इंडिया में सिर्फ 30 करोड़ असेसेबल होगी। सो अंडरस्टैंडिंग द लॉ, आई एम टेलिंग यू स्पेंड योर टाइम, गेट कंफ्यूज अ लिटिल बट अंडरस्टैंड द लॉ कंप्लीटली, ताकि कोई भी सिचुएशन मुश्किल नहीं होगी अगर आप स्टेप बाय स्टेप लॉ को अप्लाई करोगे। चलो एक और करते हैं, आ जाओ। एक्स इज डोमिसाइल्ड एंड रिजाइडिंग इन दुबई, ही हैज इनकम इन दुबई ऑफ 4 करोड़, तो वही वाली 4 करोड़ आ गई। एंड बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया अर्न 30 करोड़ इन इंडिया, तो 30 करोड़ हो गई हेड ऑफिस की इनकम, 20 करोड़ हो गई दुबई के ब्रांच ऑफिस की इनकम, और ये कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। He is exempt from paying tax in Dubai and visits India for 125 days. He has retained his Indian passport since he left India permanently on 1/4/2019. अब मैं फिर से शुरू करूंगा। 61A में कितना लेना है? वहां तो 182 ही है। 61C में 60 प्लस 365 है, इस 60 की जगह क्या लेना है ये चेक कर रहे हैं। अब उसकी इनकम अदर देन फॉरेन सोर्सेज, अगेन 30 प्लस 20 कितना हो गया? 50 करोड़, तो 15 लाख से ज्यादा है, तो यहां आ जाएगा 120। अब मैं चेक करता हूं रेजिडेंशियल स्टेटस। 120 डेज तो पूरा हो रहा है, पर बेटा अभी रेजिडेंट नहीं बोलना है, अभी मुझे पिछले 4 सालों की डेटा चेक करना है।
21-22, 20-21, 19-20, 18-19। अब मुझे बताओ 21-22 में कितने दिन इंडिया में है? एज्यूम कर रहा हूं आया ही नहीं। 20-21 में कितना है? फिर एज्यूम कर रहा हूं आया ही नहीं। 19-20 में परमानेंटली छोड़ गया था, नहीं आया। अब यहां तो था ही था इंडिया में 365 डेज, एज्यूमिंग यही है। 1-4-19 को गया है, तो 19-20, 20-21, 21-22 में कहता हूं नहीं आया। 4 प्रीसीडिंग ईयर्स में क्या 365 डेज पूरे हो रहे हैं? यस हो रहे हैं। तो वो क्लॉज सी पूरा कर रहा है, ही बिकम्स अ रेजिडेंट। बट बिकॉज वो 120 वाली कंडीशन पूरी करके आया, ये R प्लस NOR होगा। अब R प्लस NOR के हाथ में कौन सी इनकम टैक्सेबल होती है? सारी इंडियन प्लस 1 फॉरेन विच इज फ्रॉम अ ब्रांच विच इज कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया। तो अब इसके हाथ में कितना टैक्सेबल हो जाएगा? 50 करोड़ भी असेसेबल इन इंडिया। समझ गए? अब लास्ट में मैंने कहा वो 225 डेज इंडिया में आ, यानी बाकी सारा क्वेश्चन सेम है, वो 225 डेज आ रहा है। अगर बेटा वो 225 डेज आ रहा है तो अंडरस्टैंड, क्या वो 182 की कंडीशन पूरी कर रहा है? हाँ, तो अभी तो मैं 120 प्लस 365 पे तो गया ही नहीं, यही कंडीशन पूरी होगी, तो ये रेजिडेंट हो गया। अब मुझे 730 डेज चेक करना है एंड 210 चेक करना है। और पिछले एग्जांपल के हिसाब से इफ आई लुक एट द डेटा, वो 2019 में छोड़ के गया, तो उससे पहले तो इंडिया में ही था, और इंडिया में था तो ये दोनों कंडीशन पूरी होंगी, तो वो क्या होगा? R प्लस OR। और अब OR होने के नाते इंडियन रिसीट प्लस ऑल फॉरेन रिसीट्स आर असेसेबल, विच मीन्स 30 करोड़ प्लस 20 करोड़ प्लस 4 करोड़, सारा 4 करोड़ ये ना, एक बार चेक कर लो यार। हाँ 4 करोड़, तो टोटल 54 करोड़ बिकम्स असेसेबल इन इंडिया। समझ में आ रहा है? ओके, नाउ ICAI ने एक MCQ दिया। Mr. Harry, an Indian citizen, is a marketing consultant who provides consultancy to various countries across the globe. Due to his profession, he is required to travel across various countries throughout the year. His marketing project does not last for 40 days, and therefore his stay in any country, including India, usually never exceeds 40 days during a year. His income is 80 lakhs across the globe, which is not liable to tax in any country. During the year, an Indian company provides him a marketing project. His stay in India for the project is expected to be 25 days, and his income from that project is 30 lakhs. अब समझो बात, इंडिया में उसका पीरियड ऑफ स्टे कितना आ रहा है? 25 दिन का, और उसका कितना इनकम है इंडिया में? 30 लाख, और बाकी इनकम कितना उसका? 80 लाख। अभी मुझे रेजिडेंशियल स्टेटस चाहिए, तो सबसे पहले इंडिया का सिटीजन है, उसकी इनकम अदर देन फॉरेन सोर्सेज, मैं मान के चल रहा हूं ये 30 लाख रुपए जो है यही है, तो मोर देन 15 लाख होगी। ये 61A के हिसाब से और 61C के हिसाब से नॉन रेजिडेंट हो जाएगा, क्योंकि इंडिया में ना 120 दिन है ना 182 है। अब इसको 61A के हिसाब से चेक करते हैं, क्या ये इंडियन सिटीजन इनकम अदर देन फॉरेन सोर्सेज 15 लाख से ज्यादा है और किसी और कंट्री में लायबल टू टैक्स नहीं है, लिख दिया उन्होंने, which means he is not domiciled anywhere, घुमक्कड़ है, तो ये 61A के दायरे में आ जाएगा, यानी ये रेजिडेंट हो जाएगा। और ऐसा रेजिडेंट हमेशा NOR होता है, यानी उसकी इंडियन रिसीट प्लस ओनली 1 फॉरेन रिसीट विच इज ब्रांच की। तो इंडियन रिसीट तो 30 लाख, ब्रांच है नहीं फॉरेन में, तो 30 लाख इज असेसेबल इन इंडिया एंड शैल बी लायबल टू टैक्स ऑन 30 लाख। तो होपफुली ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो दोबारा सुनना है जरूर सुनिएगा। नाउ लेट अस गो एंड चेक दिस क्वेश्चन। नाउ इफ यू लुक एट दिस क्वेश्चन, RTP नवंबर का है और पेपर में भी आया। मिस्टर धनुष, एन इंडियन सिटीजन एज 35 years, वर्कड इन ABC इन मुंबई। ही गॉट अ जॉब ऑफर फ्रॉम XYZ ऑन 1/6/21। जरा डेट को ध्यान से पढ़ो, 21-22 की बात हो रही है। He left India for the first time on 31st July 21, पिछले साल गया, and joined on 8/8. During the year 22-23, visited India from this date. He has received the following income for the year. Now, इस डेट को इंडिया आया, पहले तो इसके नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट कर लेते हैं। अब सवाल ये होता है, he is an Indian citizen और वो जॉब के लिए बाहर जा चुका है, यानी 22-23 में he is residing outside India, यानी इंडिया का सिटीजन है,
he is residing outside India and comes to India. सबसे पहले मेरे को डिसाइड करना है इसकी इनकम अदर देन फॉरेन सोर्सेज कितनी है। अगर वो 15 लाख से ज्यादा हुई तो 120 प्लस 365 कर देंगे 61C में, और अगर कम हुई तो 182 ही रखेंगे 61C में। फिर रेजिडेंशियल स्टेटस डिसाइड करेंगे, फिर असेसेबल इनकम करेंगे। तो कहता है सैलरी फ्रॉम XYZ यूएसए रिसीव्ड इन यूएसए। तो एक्रू भी बाहर हो रही है बेटा, रिसीव भी बाहर हो रही है, फॉरेन रिसीट होगी। पहले तो हम इनकम अदर देन फॉरेन सोर्सेज चेक करें। डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, ये हमेशा एक्रू हो जाएगा, डीम्ड एक्रूअल हो जाएगा, ये आएगा। एग्रीकल्चरल इनकम फ्रॉम लैंड इन पंजाब, ये है तो सही पर एग्जाम्प्ट है 10(1) में, तो ये टोटल इनकम में ही नहीं आ रहा है। रिमेंबर वी हैव टू टेक टोटल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज और अदर देन फॉरेन सोर्सेज। रेंट रिसीवेबल फ्रॉम हाउस इन लखनऊ 4 लाख आ रहा है, ये इंडियन रिसीट है, आएगा। पर हमें टोटल इनकम लेना, यानी -30% मत भूलिएगा रेंट का, तो कितना आएगा 280 आ जाएगा। प्रोफेशन इन यूएसए विच वॉज सेटअप इन इंडिया रिसीव्ड देयर, अब ये है तो फॉरेन रिसीट पर कंट्रोल फ्रॉम इंडिया है, यानी इनकम अदर देन फॉरेन सोर्सेज में आएगा। तो अगर हम देखें, इन्होंने पहले लॉ समझाया, फिर ये आईसीआई का आंसर है, ये आ गया 280 आ गया। इनकम अदर देन फॉरेन सोर्सेज इतना आ गया, टोटल इनकम अदर देन फॉरेन सोर्सेज, इंपॉर्टेंट पॉइंट। यानी वो 15 लाख से कम है तो मेरे को 182 देखना, यानी 61A में भी 182 है, 61C में भी 182 है, तो रैंक कितना गया 182। तो क्या ये 182 डेज पूरे कर रहा है इंडिया में, देख लेते हैं। उन्होंने बताया वो जो पीरियड के लिए आया वो 121 डेज बनते हैं, यानी ये पूरा नहीं कर रहा तो ये नॉन रेजिडेंट हो जाएगा। अब क्योंकि ये नॉन रेजिडेंट है, इसकी सिर्फ इंडियन रिसीट एक्सेसिबल होगी। तो इंडियन रिसीट एक्सेसिबल होगी मतलब कौन सी होगी सर, एक तो डिविडेंड वाली एक्सेसिबल होगी, ये तो एग्जाम्प्ट है ही, ये फॉरेन है नहीं होगी। हाउस प्रॉपर्टी एक्सेसिबल होगी, पर ये फॉरेन रिसीट है, ये एक्सेसिबल नहीं होगी, यानी इसकी इनकम जो इंडिया में एक्सेसिबल होगी बेटा वो कितनी आएगी, डिविडेंड एंड ये, तो ये आ गई उसकी एक्सेसिबल इनकम। नाउ इन माय व्यू दिस वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन, एंड अगर आपने मेरे को फॉलो किया, थोड़ा सा देखो मेरी आदत है पहले कॉम्प्लिकेट करे उसको समझे, फिर बाद में वो सिंप्लीफाई हो जाता है। नाउ वंस यू अंडरस्टूड द डेप्थ, होपफुली दिस बिकम्स वेरी वेरी क्लियर। ओके, एंजॉय योरसेल्फ, फिर मिलते हैं विद अनदर इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट नेक्स्ट टाइम। बाय बाय, टेक केयर।